नमस्ते और हमारी इस गहरी पड़ताल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जो आपराधिक मुकदमों की पूरी प्रक्रिया है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत है, वो एक तरह से इन नए कानूनों पर एक गाइड की तरह है, जो 1 जुलाई से लागू भी हो चुके हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये समझना है कि जब कोई अपराध होता है, तो उसकी शुरुआत से मतलब एफआईआर से लेकर अदालत के फैसले तक का पूरा सफर इन नए नियमों में कैसे तय होता है। और ये मतलब एक बहुत दिलचस्प सफर है। हाँ। असल में कोई भी आपराधिक मामला वो 2 मुख्य तरीकों से शुरू होता है। अच्छा। पहला तो है पुलिस एफआईआर केस। हाँ। ये सबसे आम है। पुलिस को अपराध की सूचना मिलती है, वो केस दर्ज करती है। ठीक है। और दूसरा है शिकायत केस। इसमें अगर मान लीजिए पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो कोई भी व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के सामने जा सकता है। मतलब सीधे अदालत में। हाँ, सीधे अदालत में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और ये शिकायत वाला रास्ता इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि कई बार शायद गवाह को आरोपी से बदला लिए जाने का डर होता है। सही बात है। वो पुलिस के पास जाने से डरता होगा, तो ऐसे में सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना एक बहुत बड़ा विकल्प है। बिल्कुल, ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है सिस्टम में। तो ठीक है, एक बार मामला दर्ज हो गया, फिर पुलिस की जांच शुरू होती है। हाँ, और यहीं पर कुछ बहुत दिलचस्प बातें सामने आती है। हाँ, यहीं से नए कानूनों का असर दिखना शुरू होता है। जैसे मैंने पढ़ा कि पुलिस को अब तलाशी लेने के लिए बहुत व्यापक अधिकार दिए गए हैं। बीएनएसएस की धारा 185 के तहत वो घर की पूरी तलाशी ले सकते हैं और कपड़ों के अलावा सब कुछ जब्त भी कर सकते हैं। लेकिन इन अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी तो होंगी। बिल्कुल है। जैसे बीएनएस की धारा 36 के तहत पुलिस को गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के किसी जानने वाले या रिश्तेदार को देनी ही होगी, ये अनिवार्य है। अच्छा। और साथ ही आरोपी और पीड़ित दोनों की मेडिकल जांच भी अब अनिवार्य है। और एक बहुत बड़ा बदलाव जो मैंने सुना, वो गिरफ्तारी को लेकर है। हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव है कि अगर किसी अपराध में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, तो पुलिस आमतौर पर आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी। वो सिर्फ एक नोटिस देगी। सिर्फ एक नोटिस। हाँ, और आरोपी को सीधे कोर्ट में पेश होना होगा। ये गिरफ्तारी पहले जांच बाद में वाली सोच को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। अरे वाह। इससे जेलों पर बोझ भी कम होगा और मतलब पुलिस को भी पहले सबूत जुटाने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। तो इसी से जुड़ा है हिरासत का मुद्दा। हमने ये 2 शब्द बहुत सुने हैं, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। इनमें क्या फर्क है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, पुलिस कस्टडी का मतलब है कि आरोपी पुलिस की हिरासत में है, थाने में पूछताछ के लिए। हाँ, सीधे पूछताछ के लिए। लेकिन जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है, वो अब न्यायपालिका की निगरानी में है। तो पुलिस अब सीधे पूछताछ नहीं कर सकती? नहीं, बिना कोर्ट की इजाजत के नहीं कर सकती। और जमानत का क्या, बेल? अगर सबूत काफी नहीं है तो पुलिस खुद भी आरोपी को बॉन्ड पर रिहा कर सकती है। अच्छा। वरना रेगुलर बेल या फिर गिरफ्तारी से पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दी जा सकती है। और एक और चीज है, डिफॉल्ट बेल। ये क्या है? ये आरोपी के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार है। बीएनएसएस की धारा 187 के तहत अगर पुलिस 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती। 90 दिन? हाँ, और आरोपी जेल में है, तो उसे जमानत पाने का अधिकार मिल जाता है। मतलब ये तो जांच में बेवजह की देरी को रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है। बिल्कुल, ये सिस्टम पर एक चेक है। तो पुलिस ने अपनी जांच पूरी की, चार्जशीट फाइल हो गई, अब मामला अदालत में। आगे क्या होता है? अब शुरू होता है ट्रायल यानी मुकदमा। लेकिन उससे ठीक पहले एक बहुत जरूरी स्टेज आता है, डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज, इसका क्या मतलब है? मतलब अगर अदालत को पहली नजर में लगता है कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, केस बहुत कमजोर है, तो वो उसे बरी कर देती है। हाँ, उसे केस से ही बरी कर दिया जाता है ताकि अदालत का वक्त बर्बाद न हो। लेकिन अगर बाद में कोई नया सबूत मिल जाए तो केस दोबारा खुल सकता है। अच्छा, और अगर केस में दम है तो फिर चार्ज फ्रेम होता है? जी, फिर अदालत तय करती है कि आरोपी पर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। यहीं पर आरोपी अपना गुनाह कबूल भी कर सकता है। अगर वो कबूल कर ले तो फिर सजा पे सुनवाई होती है। बिल्कुल। और अगर नहीं तो फिर गवाहों का सिलसिला शुरू होता है। और गवाहों की जांच कैसे होती है? इसके 3 हिस्से होते हैं। पहले सरकारी वकील अपने गवाह से सवाल पूछता है, जिसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। ठीक है। फिर बचाव पक्ष का वकील उसी गवाह से सवाल पूछता है, जिसे हम जिरा या क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और आखिर में सरकारी वकील को फिर से मौका मिलता है, उसे पुनः परीक्षा कहते हैं। और इस जिरा को लेकर भी कुछ नए दिलचस्प नियम हैं, है ना? हाँ, और बहुत जरूरी नियम है। जैसे जिरा के दौरान बचाव पक्ष का वकील
गवाह से कोई अपमानजनक सवाल नहीं पूछ सकता। और खासकर बलात्कार जैसे मामलों में? हाँ, उन मामलों में तो पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाने की सख्त मनाही है। ये तो बहुत अच्छा कदम है। एक और अनोखी बात है साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 में। क्या? वो एक वकील को अपने ही गवाह से जिरा करने की इजाजत देती है। अपने ही गवाह से? हाँ। वो क्यों? अगर वकील को लगता है कि उसका गवाह झूठ बोल रहा है या मतलब वो मुकर गया है, जिसे हम हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। अच्छा, जो फिल्मों में दिखाते हैं। बिल्कुल वही। तो गवाही पूरी होने के बाद आरोपी का बयान दर्ज होता है। हाँ, BNSS की धारा 183 के तहत। फिर बचाव पक्ष अपने सबूत पेश करता है और अंत में दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी अंतिम दलीलें देते हैं। जी, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स। अब तो लिखित दलीलें जमा करने का भी चलन है ताकि हर बात रिकॉर्ड पर रहे। तो इन सब का मतलब क्या है? ट्रायल खत्म हुआ, अब फैसले की बारी है। हाँ, अब या तो आरोपी बरी होगा या दोषी करार दिया जाएगा। और अगर दोषी, तो फिर सजा तय होती है। जी, और सजा अपराध की गंभीरता के आधार पर तय होती है। नए कानूनों में सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा को भी जोड़ा गया है। हाँ, कम्युनिटी सर्विस ये छोटे मोटे अपराधों के लिए एक अच्छा विकल्प है। और उम्र कैद और फांसी का सजा का क्या? उसमें भी कोई बदलाव है? उसमें एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है। नए कानूनों के तहत उम्र कैद का मतलब है मृत्यु तक जेल में रहना, जब तक सरकार सजा कम न कर दे। बिल्कुल। और अगर किसी को मौत की सजा दी जाती है तो उसे लागू करने से पहले हाई कोर्ट से उसकी पुष्टि जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला आने तक फांसी नहीं दी जा सकती। नहीं दी जा सकती। तो फैसले के बाद क्या आरोपी के पास कोई रास्ता बचता है? हाँ, अपील का रास्ता है। अगर सजा 3 साल से कम है तो दोषी को उसी दिन जमानत मिल सकती है ताकि वो अपील दायर कर सके। और अगर सजा 3 साल से ज्यादा है तो उसे पहले जेल जाना होगा। और क्या सरकार भी अपील कर सकती है? हाँ, सरकार भी कम सजा या बरी होने के खिलाफ अपील कर सकती है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों की समीक्षा कर सकता है। जी, संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत और एक ऐतिहासिक फैसले के बाद अब तो राज्यपाल को भी मौत की सजा माफ करने का अधिकार है, जो पहले सिर्फ राष्ट्रपति के पास था। तो क्या कोई केस बिना पूरे ट्रायल के भी खत्म हो सकता है? बिल्कुल। अगर जांच में शिकायत झूठी पाई जाती है तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। और हाई कोर्ट के पास भी झूठी FIR को रद्द करने की शक्ति है। हाँ, धारा 528 के तहत। और अदालत के अंदर प्ली बार्गेनिंग, इसमें क्या होता है? इसमें आरोपी कम सजा के बदले अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अच्छा, एक तरह का सौदा। हाँ, इससे अदालत का बहुत समय बचता है। हमने देखा कि एक आपराधिक मामले का सफर कितना जटिल और बहुस्तरीय होता है। जी। FIR दर्ज होने से लेकर जांच, जमानत, अदालत में गवाहों की जिराह और फिर सजा और अपील तक, ये नए कानून हर कदम को एक ढांचे में बांधने की कोशिश करते हैं। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? देखिए, जांच की अनिवार्य वीडियोग्राफी से लेकर गवाहों से सवाल पूछने पर लगी पाबंदियों तक, ये नए कानून एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का संतुलन? सवाल ये है कि कोई भी कानूनी व्यवस्था न्याय देने में तेजी और कुशलता कैसे सुनिश्चित कर सकती है और साथ ही आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों की सावधानीपूर्वक रक्षा भी कैसे कर सकती है। क्या एक लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा दूसरे से थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ता है? इस पर सोचने की जरूरत है।